हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। ये लेसन एक्चुअली हमारे पिछले लेसन का एक्सटेंशन है। मैंने पिछले लेसन में एक एग्जाम्पल दिया था और आपसे बोला था कि आप उसका आउटपुट प्रेडिक्ट कर ले। तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली उस एग्जाम्पल का असली आउटपुट बताने वाला हूं और उस पर ही हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपने वो लेसन अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लेसन को देखने से पहले आप उस लेसन को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस लेसन को डायरेक्टली देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बेसिकली जो एग्जाम्पल था लास्ट टाइम, उसका आउटपुट जब आप उसको रन करेंगे तो ये आएगा। पहले आएगा इन ए, फिर आएगा इन ए, इन बी, इन ए, इन बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और इन सी। तो जिन्होंने भी पिछला एग्जाम्पल देखा और उसका आउटपुट प्रेडिक्ट किया, अगर आपका आंसर इससे मैच नहीं होता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज तक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पहले से जावा ना पढ़ी हो और पहली बार में उस एग्जाम्पल का सही आउटपुट प्रेडिक्ट कर दे। जिन्होंने आउटपुट प्रेडिक्ट कर लिया, बहुत अच्छे, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका कंपाइलेशन और कंट्रोल फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है कि उसमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किस ऑर्डर में होंगी। अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आप छोटे से छोटा प्रोग्राम भी नहीं बना पाएंगे कॉन्फिडेंस से उस लैंग्वेज का, और बहुत सारे एरर्स आएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं, तो आप जान लीजिए कि दुनिया के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स में इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो अगर आप डायरेक्टली बड़े प्रोजेक्ट से समझते हैं कि आप समझ लेंगे सबको, जब आप उसका कोड देखेंगे तो आप जान लीजिए कि आपको एक शब्द समझ में नहीं आएगा उसका, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में इस्तेमाल हो जाते हैं और आपको वो समझने के लिए हर चीज़ को पहले सेपरेटली समझना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर हर एग्जाम्पल में एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ और उससे जावा का कंट्रोल फ्लो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर एग्जाम्पल को पढ़ना, उसको प्रेडिक्ट करना और जो मैं असाइनमेंट्स दे रहा हूँ उनको करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जावा में कॉन्फिडेंस लाना है और आप चाहते हैं कि आप बढ़िया जावा प्रोग्रामर बन सकें। तो बेसिकली उतने छोटे से प्रोग्राम में जिसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे, उनका इतना बड़ा आउटपुट कैसे आ सकता है। तो आप समझिए कि अगर किसी सब क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं तो उसने सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को इनहेरिट किया होगा। तो अब सब क्लास के ऑब्जेक्ट के पास खुद के डेटा मेंबर्स तो हैं ही, सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स भी आ गए हैं। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? उन्हें डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना है, मेमोरी एलोकेट करनी है और उस मेमोरी ब्लॉक का रेफरेंस रिटर्न करना है। तो जब आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वो सब क्लास का कॉल होगा, मगर सब क्लास का कंस्ट्रक्टर केवल अपने ही डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकता है। अगर आप उससे डायरेक्टली सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने को कहेंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इस नाम का डेटा मेंबर आपकी क्लास में तो है ही नहीं, वो तो सुपर क्लास में है। तो अगर आपको सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और वो इनिशियलाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दीजिए। और वही हो रहा है पिछले एग्जाम्पल में। जेआरई अपने आप हर सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में, आप जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उनमें पहली लाइन में लिख देता है सुपर, यानी कि वो बेसिकली ये कह देता है कि अगर इसने किसी क्लास को एक्सटेंड किया है तो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो जेआरई इम्प्लिसिटली वो डाल देता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। अगर आप लिखते हैं तो वो काम जेआरई नहीं करता है।
तो बेसिकली जब आपने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो ए का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आपने वो बना दिया था, तो जेआरई वो कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो फिर डिस्प्ले हो गया इन ए। फिर उसके बाद आपने बी क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड पासिंग अ वैल्यू 10। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बी का। बी में हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए थे, एक डिफॉल्ट था और एक पैरामीटराइज्ड। तो बी का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो उसमें केवल एक लाइन लिखी थी हमने इन बी, मगर वो डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंपाइलर ये देख लेगा कि क्लास बी ने किसी क्लास को एक्सटेंड किया है और वो क्लास है क्लास ए। तो कंपाइलर को ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। आपने सुपर स्टेटमेंट तो लिखी नहीं किसी भी कंस्ट्रक्टर में, तो वो जेआरई अपने आप प्रोवाइड कर देगा। तो वो बी के दोनों कंस्ट्रक्टर्स में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को एक लाइन नीचे खिसका के वहां लिख देगा सुपर, यानी कि जिस क्लास को बी ने एक्सटेंड किया है उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दो। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट थी हमारी मेन मेथड की, उससे दो लाइनें प्रिंट होंगी क्योंकि बी के कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन है सुपर, कंट्रोल फ्लो जाएगा ए के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे, उसमें एक ही लाइन थी इन ए और वो प्रिंट हो जाएगी। ए ने किसी को एक्सटेंड नहीं किया है तो वहां सुपर जेआरई नहीं डालेगा। फिर ए के कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन खत्म, कंट्रोल वापस आएगा बी के कंस्ट्रक्टर पे और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इन बी। अब बी का कंस्ट्रक्टर भी खत्म, कंट्रोल फ्लो वापस आ जाएगा मेन में। अगला स्टेटमेंट था सी का ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उससे सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सी के कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन रिप्लेस हो जाएगी सुपर से क्योंकि सी ने एक क्लास को एक्सटेंड किया है, वो जाएगा बी के कंस्ट्रक्टर पे, बी के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे, क्योंकि जेआरई सुपर लिखता है, केवल सुपर के बाद कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता है। तो अगर आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वो कॉल होगा, अगर नहीं बनाया है तो जेआरई वैसे भी प्रोवाइड कर ही देता है और उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा इम्प्लिसिटली। तो फिर बी के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी पहली लाइन हो गई सुपर क्योंकि उसने ए को एक्सटेंड किया है। अब ए का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो एंड में प्रिंट करेगा इन ए। ए के कंस्ट्रक्टर की लाइन खत्म, कंट्रोल फ्लो वापस आएगा बी के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे और प्रिंट हो जाएगा इन बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बी के कंस्ट्रक्टर की लाइंस खत्म, कंट्रोल फ्लो वापस आ जाएगा सी के कंस्ट्रक्टर पे और एंड में प्रिंट हो जाएगा इन सी। इस तरह से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली एक और चीज है जावा में कि आप हर ऑब्जेक्ट जो भी बनाते हैं या कोई भी क्लास बनाते हैं वो इम्प्लिसिटली एक ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। कंपाइलर उसके आगे एक्सटेंड लिखता नहीं है, मगर जेआरई को ये पता है कि उसे एक्सटेंड करना है। तो आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस बनाई हैं वो इम्प्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं जो उस क्लास के कॉमन बिहेवियर्स हैं। हर जावा क्लास के कॉमन बिहेवियर्स ऑब्जेक्ट क्लास में रखे हुए हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस वगैरह हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। और इजर रिलेशन जो है वो कंपाइलर खुद बनाता है ऑब्जेक्ट क्लास से, और आप ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं अपनी क्लास में बिना अपनी क्लास में उन मेथड्स को डिफाइन किए। यही इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है और ये रिलेशन खुद ही कंपाइलर प्रोवाइड करता है। तो अभी तक आपने जो भी एक्सटेंड अगर लिखा है किसी क्लासेस में, जैसे पिछली बार हमने लिखा था बी ने ए को एक्सटेंड किया, सी ने बी को एक्सटेंड किया, तो बेसिकली ये सारी इजर रिलेशंस कंपाइलर प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। अब जो मैंने पिछली बार बताया, अभी पिछले एग्जांपल में बताया कि अगर किसी कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन दिस या सुपर नहीं है तो वो कंपाइलर अपने आप वो लाइनें डाल देता है ताकि सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज हो जाएं बिफोर द इनिशियलाइजेशन ऑफ सब क्लास के डेटा मेंबर्स। और अगर किसी क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स आपने प्रोवाइड नहीं किए हैं तो जैसा मैंने पहले बताया था, कंपाइलर यानी कि जेआरई अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स डाल देता है जो बेसिकली कुछ प्रिंट वगैरह नहीं करते हैं, बस होते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए।